स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको पूरा फिनिश करने का। ठीक है, सिर्फ पेशेंस रखिएगा, पेशेंस के साथ कीजिएगा। आपको लगेगा कि बहुत सारा चीज आसान है, ठीक है, आसान लगेगा उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज आपको सीखने को मिलेगा पर डे। ठीक है, वो भी येगा नहीं सिर्फ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे आधुनिक भारत में यानी मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले यूरोपियों का जो है आगमन होता है, यानी यूरोपवासी का जो है भारत में आगमन का क्रम जो होता है वो पूछा जाता है कि किस प्रकार से आते हैं। तो बताइएगा सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। जो कि पुर्तगाली कब आया था? सबसे पहले 1498 में। और कौन आया था पुर्तगाली का प्रतिनिधित्व? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा के बारे में कहा जाता है भारत के खोजकर्ता। ठीक है, किसको कहा जाता है? वास्को डी गामा को। कब किया था? 1498 में। वास्को डी गामा दूसरी बार भी भारत आता है, जो कि कब आता है? 1502 में। 1502 में दूसरी बार आता है। दो मतलब दोबारा, यानी दो, सीधा सवाल। दूसरी बार कब? 1502 में। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी मन में आता है कि नहीं 1503 होगा, ठीक है, ये लग जाता है, या 1505 लग जाता है, लेकिन क्या हो जाएगा? 1502 में दूसरी बार आया था। अब पहले तो पुर्तगाली आ गया, पुर्तगाली के बाद आता है डच। ठीक है, डच आता है। डच के बाद कौन आता है? तो डच के बाद अंग्रेज आता है। ठीक है, और अंग्रेज के बाद कौन आता है? डेनिश। डेनिश के बाद फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश, जो कि स्वीडिश सबसे लास्ट में आता है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी वैसे कब होती है? 1731 में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? 1731 में होता है। ठीक है, आगे बताना है आपको। जिस समय भारत वास्को डी गामा आया था वो किस बंदरगाह पे आया था? कालीकट बंदरगाह पे। और उस समय वहां का शासक कौन होता है? जमोरिन शासक होता है। जमोरिन शासक होता है, सही है। आगे आपको बताना है, पुर्तगालियों ने जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। यानी पुर्तगालियों का जो है पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित? कोचीन में स्थापित किया था। देखिए, इसके बाद आपको बताना अंग्रेज कहाँ अपना स्थापित, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला व्यापारिक कोठी सूरत में। आपको बताना फ्रांसीसी कंपनी का जो है कहाँ व्यापारिक कोठी था पहला? सूरत में हो जाएगा फ्रांसीसी। और डच का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ था? मछलीपट्टनम में। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा जैसे हम बताते हैं। पुर्तगाली आया, कई बार बताए भी होंगे। पुर्तगाली आया, कोचीन खोला। कोचिन समझते हैं ना? कोचिन को हम कोचिन गांव में आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, समझिएगा। पुर्तगाली आया, क्या किया? कोचिन खोला। इससे ये पहला क्वेश्चन आपको हो गया, पुर्तगाली का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ हो जाएगा? कोचिन में हो जाएगा। दूसरी की बात करते हैं, कोचिन खोला किसका? तो आईएस बनाने के लिए। आईएस, आई फॉर इंग्लैंड, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। आई से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला व्यापारिक कोठी कहाँ हो जाएगा? एस फॉर सूरत। आईएस में क्या है? आपको आई, ए से अंग्रेज कर सकते हैं, आई से इंग्लैंड, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम इंग्लैंड या फिर अंग्रेज कर सकते हैं, जो कहाँ खोला? सूरत में। अच्छा, आईएस में एक पोस्ट होता है क्या? किसका? डीएम का होता है ना, डीएम का। तो डीएम की बात करते हैं, डी से डच हो जाएगा, एम से मछलीपट्टनम, यानी डीएम बनाने के लिए कोचिन खोला कौन? पुर्तगाली। ठीक है, आईएस के अंतर्गत जो है, तो डी फॉर डच, यानी डच कहाँ हो जाएगा? मछलीपट्टनम। इसके बाद जैसे पढ़ाई होता है, तो पढ़ाई में क्या होता है? जब कोई काम हो रहा हो, यानी कहने का मतलब कोई कुछ ना कुछ काम करना होता है। काम वर्क बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। और वर्क की आप जानते हैं, एफ फॉर फ्रांसीसी, एस फॉर सूरत। कॉस थीटा आप जानते हैं, थीटा का मान यदि 90 डिग्री तो जीरो, सीधा सीधा वर्क जीरो हो जाता है। आप इस चीज को सीधा समझते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला व्यापारिक कोठी कहाँ हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। यानी चार के बारे में बढ़िया से ध्यान रखना है। चार के बारे में बताया, पुर्तगाली कहाँ खोला? पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला हो जाएगा सूरत हो जाएगा। इसका डच का पहला कहाँ हो जाएगा? मछलीपट्टनम। और इसके बाद फ्रांसीसी का कहाँ हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। इतना तो ध्यान में जरूर रहा होगा। बीच में फिर एक जगह आपको एक एक बार सब दिखेगा। चलिए आगे आते हैं। आगे बताना है, पुर्तगालियों ने जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो खोला था कोचीन में, वो कब खोला था? 1503 में। कब? 1503 में खोला था। ठीक है, और आगे बताना, भारत में जो पहला पुर्तगाली का गवर्नर कौन बना? यानी भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर तो अल्मीडा हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, और अल्मीडा इंपोर्टेंट होता है थोड़ा। क्यों इंपोर्टेंट होता है? क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने वाला, यानी शांत जल का नीति बोला जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? अल्मीडा के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और अल्मीडा जो है 1505 से लेकर 1509 तक रहता है। कब तक रहता है? 1505 से लेकर 1509 तक रहता है। और 1509 में आ जाता है कौन सा? अल्बुकर्क आ जाता है। कौन आता है? अल्बुकर्क आ जाता है। और अल्बुकर्क के द्वारा जो है 1510 में, एक साल बाद
गोवा को छीना जाता है किससे? यूसुफ आदिल शाह से। किससे छीनता है? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जो है छीनकर क्या करता है, यानी 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेता है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 1510 में। किसने किया था? पुर्तगाली कौन वायसराय के द्वारा किया गया था? अल्बुकर्क के द्वारा। किससे छीना था? किससे? यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताना, डच लोग जो है भारत में कब आया था? डच आया था, तो आप जानते हैं 1498 में कौन आया? पुर्तगाली। और पुर्तगाली के बाद आया है कौन? डच। और डच आया है 1596 में। कब आया है? 1596 में जो है डच जो है भारत आया है। और डच 1596 में आया है। और डच ये कहाँ के निवासी थे? डच हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड। और जिसको जो है हॉलैंड वर्तमान में इसे नीदरलैंड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है पहला डच यात्री कौन था? पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कार्नेलियन हाउटमैन हो जाएंगे पहला डच यात्री। उधर साइड में दो लोग बैठे हुए, इधर आ जाइए तो आगे। ठीक है, क्या? हॉलैंड, हॉलैंड, डच, ये हॉलैंड या फिर नीदरलैंड। ठीक है, क्या? पहला डच यात्री हो जाएंगे कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, कार्नेलियन हाउटमैन हो जाएंगे पहला डच यात्री। ठीक है, आगे आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 में हुआ था, जो कि दिसंबर 1600 देता है। कब हुआ था? 1600 में। ठीक है, और पूछा यह जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय जो है मुगल बादशाह कौन था? अकबर हो जाएगा ना, क्योंकि अकबर की मृत्यु कब होता है? 1605 में होता है। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कौन होंगे? अकबर होंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है डचों ने जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? अब जस्ट बताए थे। कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में किया था। डीएम याद रखना, डी फॉर डच, एम से मसूलीपट्टनम। ठीक है, आगे आपको बताना है डचों का जो है भारत में पतन कब हुआ था? डचों का भारत में पहला पतन कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। कब हुआ था? 1759 में, जो कि किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और डच के मध्य हुआ था, जिसमें डचों का जो है जो मतलब बुरी तरह से पराजित करके जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। कब? तो जो हो जाएगा 1759 में। कौन सा युद्ध? बेदरा का। एक साल बाद आगे बढ़ते हैं तो 1760 होता है, जो कौन सा युद्ध होता है? वांडीवास की लड़ाई होती है। वांडीवास की लड़ाई में, और वांडीवास की लड़ाई किसके किसके मध्य होती है? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य होती है, और जिसमें फ्रांसीसी कंपनी हार जाता है। तो अंतिम रूप से फ्रांसीसी को भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिला लिया जाता है? 1760 में। याद, ठीक है, 1760 में कौन सा युद्ध हो जाएगा? वांडीवास। और 1759 में कौन सा हो जाएगा? बेदरा की लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है अहमदनगर का विलय जो है कब किया गया था? अंग्रेज के द्वारा अहमदनगर का विलय। तो अहमदनगर का विलय जो है 1632 में किया था। कब किया था? 1632 में। आगे बताना डचों का जो है भारत में पतन अभी जस्ट बताए थे कब? 1759। आगे बताना है अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। किसकी अनुमति लेने के बाद? जहांगीर। लेकिन इसमें थोड़ा सा कहानी समझ लीजिएगा। अंग्रेज जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है प्रतिनिधि जो है मुगल दरबार में सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस आया था। और उसमें पूछा यह भी जाता है कि सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन जहाज था। कौन था? रेड ड्रैगन जहाज था। अब आगे ये भी पूछा जाता है कि जो है उस समय जो कैप्टन हॉकिंस आया था, उसी समय जहांगीर के बिना अनुमति का जो है कोशिश किया था कि हम यहाँ जो है सूरत में अपना व्यापारिक कोठी का स्थापना कर ले, जो कि कब? तो 1608 में। लेकिन जहांगीर को मना करने के बाद जो क्या किया? जहांगीर मना कर दिया, सूरत में नहीं खुलने दिया। फिर क्या करता है? इसी बीच में अंग्रेज सोचा कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। वो जाके जो है मसूलीपट्टनम में अपना स्थापित कर लेता है। कब? तो 1611 में। ध्यान रखना है अंग्रेजों के द्वारा पहला कोठी जो है स्थापित हो जाती है 16 से। पहला स्टार्ट करता है सूरत में 1608 में, लेकिन उसको मना करने के बाद 1611 में जाके कहाँ स्थापित कर देता है? मसूलीपट्टनम में। और फिर आगे चल के जो है जहांगीर के अनुमति के बाद जो है 1613 में सूरत में भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी इसकी व्यापारिक कोठी की स्थापना हो जाती है। कब? तो 1613 में। आगे बताना है आपको भारत में जो है फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कब? अच्छा, इससे पहले ये बता दीजिएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1664 में। कब हुआ था? 1664 में हुआ था। 4 साल बाद जो है कब? 1668 में जो है फ्रांसीसी का जो है पहला व्यापारिक कोठी का स्थापना किया गया था, जो कि कहाँ किया गया था? फ्रांसीसी का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ किया गया था? नहीं ध्यान देते हैं आप लोग। इतना अच्छा से बताए थे। एफ एस कॉस थीटा, एफ से फ्रांसीसी, एस से सूरत।
ठीक है। तो फ्रांसीसी का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ हो जाएगा? सूरत में। अब आगे पूछा जाता है कि पहला व्यापारिक कोठी जो फ्रांसीसियों का किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? फ्रांसीसियों का जो है पहला व्यापारिक कोठी जो है किसके नेतृत्व में जो है स्थापित किया गया था? तो फ्रैंको क्यारो के नेतृत्व में। किसका? फ्रैंको क्यारो के नेतृत्व में जो है स्थापित की गई थी। आगे बताना है प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। और डुप्ले के बारे में जानते होंगे कि भारत में जो है पहली बार जो है किसका सहायक संधि का प्रयोग करने वाला जो है कौन होता है? डुप्ले होता है। ऐसे भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बेलेजली को कहा जाता है सहायक संधि का जनक। और बेलेजली के द्वारा सहायक संधि कब लाया गया था? 1798 ना। 1798 में सहायक संधि लाया गया है। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन होता है? हैदराबाद का निजाम होता है, जो कि 1798 में ही जो है साइन कर देता है। और ये बता रहे थे आपको जो है फ्रांसीसी का पहला गवर्नर कौन था? डुप्ले हो जाएगा। आगे बताना पांडिचेरी की स्थापना कब हुआ था? पांडिचेरी का स्थापना कब हुआ था? 1674 में हुआ था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था पांडिचेरी का स्थापना? तो फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो है पांडिचेरी का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो है पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। आगे आपको बताना है अंग्रेजों द्वारा जो है पांडिचेरी पर अधिकार कब कर लिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा जो है पांडिचेरी का स्थापना किसके द्वारा? बोलिए। फ्रांसिस मार्टिन का। तुरंत बोलते तुरंत भूल जाते हैं, ठीक है। 1674 में, ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी का स्थापना किया गया। और आगे पूछा जाता है आपको जो पांडिचेरी को जो है अंग्रेज कब अधिकार अपना कर लेता है? तो 1761 में करता है। कब करता है? 1761 में। हम याद कैसे रखेंगे इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले तो आपको बताए 1759 बेदरा का लड़ाई, जिसमें किसको पराजित करने का काम किया? डचों को। आगे इसके बाद बताया 1760 में कौन सा लड़ाई? बांडीवास की लड़ाई। किसको पराजित करने का काम किया? फ्रांसीसी को। और इसके बाद बताया 1761 किसको अपना अधिकार कर लिया? किस पर? पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया। कब? 1761 में। आगे बताना कलकत्ता नगर की स्थापना किसके द्वारा तथा कब किया गया था? तो कलकत्ता का स्थापना जो है जॉब चार्नक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1690 में। कब? 1690 में जो है कलकत्ता का स्थापना किसके द्वारा? जॉब चार्नक के द्वारा, ठीक है। आगे आपको बताना है। तो इसके आगे होता 3 कर्नाटक युद्ध के बारे में दिया गया है। तो तीनों कर्नाटक युद्ध को देखते हैं, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य होता है, ठीक है। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748। कब होता है? 1746 से 1748 पहला कर्नाटक युद्ध होता है। आगे बताना दूसरा कर्नाटक का युद्ध कब होता है, यानी आंग्ल कर्नाटक युद्ध। दूसरा होता है 49 से 54 होता है। और तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब होता है? 56 से 63 होता है। कब होता है? 1756 से 1763 तक जो है तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है। आगे आपको आप बताना है कि तीनों युद्ध जो हुआ था, तीनों तो समझ गए कब कब हुआ था। अब ये बताना किस किस संधि के तहत जो है तीनों युद्ध समाप्त हुआ था। किसकी संधि? तो पहला बताना कि पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत? तो एक्स ला सापेल, जिसे एला सापेल की संधि बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्स ला सापेल या फिर एला सापेल की संधि के तहत हो जाएगा पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध। बात करते दूसरी आंग्ल कर्नाटक युद्ध का। तो दूसरा किस संधि के तहत? तो पांडिचेरी की संधि के तहत जो है समाप्त होता है। किसका? पांडिचेरी की संधि के तहत। और तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध किसके तहत समाप्त होता है? तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। अब सभी लोग को याद भी नहीं हुआ। आपका ध्यान कहाँ है? क्लास में ध्यान नहीं ना है? आप ही को बोल रहे हैं। नहीं, आपसे पीछे आप ही को सुन रहे थे। नहीं, आपसे आगे। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? कोई नहीं बोलिएगा अभी। किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम समझ रहे आप लिख रहे होंगे, ठीक है। नहीं सुन रहे थे ध्यान से, इसलिए बोलते हैं सामने बैठने के लिए, ताकि कम से कम नजर पड़ते रहे, ठीक है। क्लास में ध्यान रखिए। क्लास में बैठे हुए हैं आप, कहीं पे अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका मतलब क्लास से ध्यान ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, इसलिए कोशिश करिए ध्यान से सुन लेने का। हम बता रहे थे कि 3 ऐसे सुनाई तो दे रहा होगा, पूरा सुनाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी तन ज्यादा लगता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, एडजस्ट करिए। ठीक, हम बताए तीनों संधि के बारे में बताया आपको कि पहला एला सापेल या फिर इसे एक्सला सापेल भी बोल सकते हैं। दूसरी की बात करते हैं तो पांडिचेरी की संधि, और तीसरा युद्ध बताया किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के तहत। अब इसको याद रखना है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, एक बार में याद रखना। एक एप्लीकेशन वर्ड आप सभी जानते होंगे, और एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है ऐप, APP,
ए से आपको याद होना चाहिए एला सापेल, यानी पहला संधि किसके तहत हो जाएगा, एला सापेल यानी एक्सला सापेली बोल सकते हैं। दूसरी की बात करते हैं पी से पांडिचेरी हो जाएगा, दूसरा पांडिचेरी की संधि के तहत हो जाएगा। अब तीसरी की बात करते हैं पी से पेरिस की संधि। अब थोड़ा सा आसान हो गया होगा, ये ऐप बोले हैं, ऐप APP, ठीक है, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए ये तीनों हो गया, आगे बात करते हैं। आगे बताइएगा बांडीवास का युद्ध हुआ था, अभी जस्ट बताए थे 1760 में, फ्रांसीसी और किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य। इसी में आपको तीसरा कर्नाटक युद्ध जो बताए, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ये पूछा जाता है कि जो किस, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किस किस देश के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। और सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए बोलेंगे कि 1756 से लेकर 1763 तक होता है, 56 में 63 यानी 7 साल का अंतर होता है, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध भी हो जाता है, ठीक है। आगे बताना है आपको, बांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेजों का अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, नहीं एक मिनट, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बांडीवास की लड़ाई में कौन कर रहा था, तो सर आयरकुट कर रहा था। कौन कर रहा था, सर आयरकुट कर रहा था, ठीक है। आगे बताना है अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से जो है पांडिचेरी कब छीना था, अभी जस्ट बताए थे 1761 में छीना था, ठीक है। आगे बताना है सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था, इसका प्रवर्तन देता है 1500 ईस्वी या फिर 16वीं शताब्दी। कब होता है, 1500 ईस्वी या फिर 16वीं शताब्दी। जैसे कि आप सीधा सीधा समझ लीजिए, सिखों के जो है, सिख धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक को। और गुरु नानक का जन्म कब होता है, 1669, 1469 में इनका जन्म ही होता है, 1469 में जन्म होता है, जो कि 1500 एक तरह से इसको समझिए 16वीं, क्योंकि आगे इनका जन्म हुआ है 1469 में, लेकिन उसी समय तो स्टार्ट नहीं होता है, 1500 ईस्वी में स्टार्ट होता है, जिसे अब 1500 ईस्वी हो गया, उसके बाद वाले समय को 16वीं शताब्दी कहेंगे। तो सिख धर्म का जो है प्रवर्तन किस शताब्दी में हुआ था, 16वीं शताब्दी में हुआ था। आगे बताना है गुरु नानक देव का जन्म बताया 1469 में, कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। अब आगे बताना आपको गुरु नानक के पिता का क्या नाम था, गुरु नानक का पिता का क्या नाम था, ठीक है, कल्याण चंद हो जाएंगे, ठीक है। गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम हो जाएगा, कल्याण चंद। और इनकी माता का क्या नाम था, तृप्ता देव, ठीक है, हाँ तृप्ता था। गुरु नानक जी के माता का नाम तृप्ता हो जाएगा और पिता का नाम हो जाएगा कल्याण चंद, ठीक है। आगे आपको बताना है ना, जो है संगत जिसे धर्मशाला बोलते हैं और पंगत जिसे लंगर बोलते हैं, ठीक है। और इन व्यवस्थाओं को जो है स्थापित करने का काम किनके द्वारा किया गया, गुरु नानक के द्वारा। अब कुछ जो है थोड़ा गुरु के में चलेगा, ठीक है। तो गुरु नानक के द्वारा आप संगत और पंगत, ठीक है, किनके द्वारा स्थापित था, गुरु नानक के द्वारा। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु हुए। अगला गुरु है, गुरु कौन हो जाते हैं, गुरु अंगद। इनसे पहले गुरु नानक जी के बारे में ही जान लीजिए, गुरु नानक की मृत्यु कब हो जाती है, 1539। अब लुसेंट वगैरह में 1538 देने लग गया है, ठीक है। तो 1539 जान लीजिए गुरु नानक जी का मृत्यु कब हो गया था, 1539 में इनकी मृत्यु। कहाँ हो जाता है, करतारपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है अब, ठीक है। आगे आपको बताना है गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो गुरु अंगद जो है, गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे, गुरु अंगद हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है गुरुमुखी लिपि के जनक किसे कहा जाता है, गुरु अंगद को ही कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि के जनक किसे कहा जाता है, गुरु अंगद को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना है अकबर ने जो है 500 बीघा जमीन दान में किसको दिया था, तो सिख धर्म के तीसरे गुरु की बेटी, सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन हो जाएंगे, अमरदास। और अमरदास की बेटी बीबी भानी, ठीक है, बीबी भानी को जो है 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था। और बीबी भानी का शादी फिर किससे होता है, रामदास, गुरु रामदास से होता है। जो गुरु रामदास सिखों के क्या में गुरु कहलाए, चौथे गुरु कहलाए। और गुरु रामदास के बाद, चौथे गुरु के बाद जो है सिख धर्म के क्या गुरु आते हैं, 5वें गुरु, और जिनका नाम क्या होता है, अर्जुन देव। और अर्जुन देव के बारे में कहा जाता है आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता, ठीक है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे, गुरु अर्जुन देव। और अर्जुन देव की फांसी किसके द्वारा दिया गया था, जहांगीर के द्वारा जो है अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था, कि जो कि जहांगीर के पुत्र कौन था, खुसरो, जिसको सहायता करने के कारण जो है जहांगीर के द्वारा जो है किसको फांसी दिया गया, अर्जुन देव को, ठीक है। और जो इसके साथ साथ आपको बताना है श्री हरमंदिर साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जो है
किसके द्वारा बनवाया गया था? अर्जुन देव के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। और अमृतसर शहर का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? रामदास के द्वारा करवाया गया था, गुरु रामदास के द्वारा। और उसमें जो है एक जलाशय का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और आगे आपको पता है 5वें गुरु के द्वारा जो हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर का, किसके द्वारा बनवाया गया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है। आगे आपको बताना है स्वर्ण मंदिर की नींव जो है किसके द्वारा रखा गया था? स्वर्ण मंदिर का नींव किसके द्वारा रखा गया था? ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर का नींव जो है साईं मियां मीर के द्वारा रखा गया था। किनके द्वारा? साईं मियां मीर के द्वारा जो है इसका नींव रखा गया था, ठीक है। और आगे बताना है गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड बताइए जहांगीर के द्वारा दे दिया गया था, ठीक है। आगे बताना है श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद के द्वारा। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद, जो सिखों को क्या में गुरु हुए? 6ठे गुरु। अब समझ सकते हैं अकाल तख्त, अकाल तख्त मतलब क्या हुआ? ऐसा सिंहासन यानी ईश्वर का सिंहासन के रूप में इसको जानते हैं। ईश्वर का सिंहासन कहने का मतलब उस सिंहासन पर यदि हम बैठ जाए तो हमें कोई मार ना सके, ठीक है। और ये जो है मुगलों से डर के कारण जो है अकाल तख्त का निर्माण करवाया और दरबार में नगारा बजाने की परंपरा को शुरुआत करवाया था, इसलिए ताकि यदि मुझ पे आक्रमण यदि करे उसमें नगारा बजे ताकि सभी अलर्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए दरबार में नगारा बजाने की परंपरा किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद, जो सिखों के क्या में गुरु हो जाएंगे? 6ठे गुरु। और अकाल तख्त यानी बचने के लिए अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन बनाने का काम जो कौन किए थे? गुरु हरगोविंद जी किए थे, ठीक है। आगे बताना है सिखों के जो है हिंद का चादर किस गुरु को कहा जाता है? ठीक है, तो हिंद का चादर जो है गुरु तेग बहादुर कहा जाता है। और सिखों के क्या में गुरु हुए? गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु। और इस बीच में 2 गुरु बचते 7वां और 8वां, ठीक है। 6ठा तक तो बताइए, ये 7वां की बात करते हैं। 6ठा हरगोविंद, हर राय, हर किशन, ठीक है। तो 7वां गुरु कौन हो जाएंगे? हर राय। और 8वां गुरु कौन हो जाएंगे? हर किशन। और इनके बारे में कहा जाता है कि अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि कहने का मतलब जो है चेचक के बीमारी के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। किनका? हर किशन को। ये हर किशन सिखों के क्या में गुरु हुए? 8वें गुरु हुए। सिखों के क्या में गुरु? 8वें गुरु हुए, ठीक है। और 9वें गुरु के बारे में आप ही जस्ट बताए, गुरु तेग बहादुर, जिन्हें क्या कहा जाता है? हिंद की चादर का संज्ञा दिया गया। क्या दिया गया है? हिंद की चादर का संज्ञा दिया गया है, ठीक है। अब आगे आपको बताना है सिखों के 9वें गुरु की फांसी की सजा यानी हत्या किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। और इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। किसका क्या जिंदा पीर की उपाधि किसे दिया गया है? औरंगजेब को, ठीक है। आगे बताना है, इसके बाद आते हैं सिखों के 10वें गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सिखों के अंतिम गुरु भी होते हैं। और इनके द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया जाता है। क्या किया जाता है? खालसा पंथ का स्थापना कब करते हैं? 1699 में करते हैं खालसा पंथ का स्थापना। और इसके साथ साथ जो है सिख इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1666 में। नहीं 1666 में इनका जन्म हुआ था। 1666 में जन्म हुआ था, 1699 में तो हमने खालसा पंथ का स्थापना किए थे, ठीक है। 1708 में मृत्यु हुआ था। 1708 1707 की बात करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ है। हम आपसे औरंगजेब थोड़ी पूछे थे अभी, हम अभी क्या पूछे? 1708 बोले हैं। किनकी मृत्यु 1708 में? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुआ है। और औरंगजेब की मृत्यु नहीं ना बोले थे। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हो जाती है। औरंगजेब कब से कब तक रहता है गद्दी पे? बोलिए। 1658 से लेकर, ठीक है, 1707 तक रहते हैं। क्योंकि 1658 में जो है ये जो शाहजहां को कैद करके रख देता है कहाँ? आगरा भवन, ठीक है। आगरा के जयपुर भवन बोलते हैं, ठीक है। आगरा उसमें रख देता है और उसके बाद जो है गद्दी पे बैठता है, अपना राज्याभिषेक 2 बार राज्याभिषेक करवाता है। कौन? औरंगजेब। ये भी पूछा जाता है इतिहास में ऐसे कितने शासक हैं जिनकी राज्याभिषेक 2 बार करवाई गई? 2 शासक हैं। एक तो मुगल काल में औरंगजेब और एक दिल्ली सल्तनत काल में जो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 2 शासक का जो है 2 बार राज्याभिषेक होता है, ठीक है। हुमायूं का एक ही बार राज्याभिषेक एक ही बार होता है, भले ही बीच में छोड़ के आता है लेकिन दूसरी बार सीधे गद्दी पे बैठ जाता है, राज्याभिषेक नहीं होता है, ठीक है। हुमायूं के बारे में यदि बोले तो 1500 जो बैठता है कब गद्दी पे? 1530 में बैठता है। 1530 से लेकर 1545 तक रहता है। और 1545 बोला गया 40 तक। 1540 में ही जो है कन्नौज का या फिर बिलग्राम की लड़ाई के बाद जो है उसे गद्दी छोड़ना पड़ता है। और उस समय उस वहां पे आके कौन बैठ जाते हैं? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का बेटा 1555 में उसके बेटा को जो है हरा के कौन युद्ध में, किस युद्ध में हराता है? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब होता है? 1555 में। इसको हरा के गद्दी पे फिर से कौन बैठ जाता है? जहांगीर ना बैठता है, सॉरी हुमायूं बैठता है ना। हुमायूं बैठता है। बेचारा हुमायूं की बात यदि बोले
बैठता है गद्दी पे और अगले साल इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ से? दीन पनाह भवन के सीढ़ी से गिरकर, जो कि हुमायूं के द्वारा ही दीन पनाह भवन बनाया भी गया था, और उसी के सीढ़ी से गिरकर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद गद्दी पे बैठते कौन है? हुमायूं के बाद अकबर बैठते हैं। अकबर कब बैठते हैं? 56 में ना, 1556 में बैठते हैं, 1556 में, 1556 से लेके 1605 तक। चलिए देखिए मॉडर्न, वो मिडाइवल में चल जाएंगे, उधर गए हैं तो उधर रह जाएंगे, आगे आते हैं। ठीक है, ठीक, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? पीछे क्या हुआ? क्या कुछ बोल रहे हैं? ठीक है ना, चलिए आगे बताना है आपको। गुरु ग्रंथ साहिब को जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अर्जुन देव के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु जो है किसको बनाया? गुरु ग्रंथ साहिब को ही बनाया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है अगला गुरु का पद जो है किसको सौंप दिया? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को जो है अगला गुरु का पद का जो है मान्यता दे दिया था। और आगे इनकी मृत्यु हो जाती है नांदेड़ में, जो कि कहाँ पड़ता है? नांदेड़ महाराष्ट्र में। कब होता है? 1708 में होता है। इसके बाद आते हैं रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह का जन्म होता है कब? 2 नवंबर 1780 ना। ठीक है, रणजीत सिंह आते हैं 1780 में। और रणजीत सिंह पूछा जाता है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और शुकर चकिया मिसल के जो है किसके घर में जन्म लिया हुआ था इनका? मान सिंह के घर में। ठीक है, मान सिंह। आगे बताया, मान सिंह का ही पुत्र था। आगे बताना है रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन होता है? खरग सिंह। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन होता है? खरग सिंह होता है। और आगे जो है एक संधि होता है रणजीत सिंह से रिलेटेड, अमृतसर की संधि। कब होती है? 1809 में। अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में। और से अमृत, और से 18, 9 दूना 18, ध्यान रखिएगा। अमृतसर की संधि कब हो जाएगा? 1809 में अमृतसर की संधि होती है। किसके किसके मध्य होता है? तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य। किसके किसके मध्य होता है? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य होता है। अब आगे बताना, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किनको? चार्ल्स मेटकॉफ को। जी नहीं, ये मान सिंह दूसरा है, ये अकबर वाला मान सिंह नहीं है। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बताना है आपको, सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। आपको बताना शुजा-उद-दौला कौन था? ये अवध का नवाब था। ध्यान रखना है, थोड़ा सा नाम में अंतर है, दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो सिराजुद्दौला हो जाएगा बंगाल का नवाब, और शुजा-उद-दौला हो जाएगा अवध का नवाब। सिराजुद्दौला के द्वारा जो है कौन सी लड़ाई? पलासी की लड़ाई। ठीक है, और शुजा-उद-दौला के द्वारा कौन सी लड़ाई? तो बक्सर की लड़ाई। ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीजों को आप बढ़िया से यहाँ से क्लियर करते हैं। अब पलासी की, सिराजुद्दौला का नाम आया इससे रिलेटेड पलासी की लड़ाई। और इससे पहले आता है ब्लैक होल की घटना, जो कि ब्लैक होल की घटना कब घटती है? 1756। ठीक है, 20 जून 1756, 20 जून 1756 को जो है सिराजुद्दौला के द्वारा 146 व्यक्ति को एक छोटे से कोठरी में जो है बंद कर दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद खोलने के बाद पता चलता है मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। कितना व्यक्ति बचते हैं? 23 व्यक्ति। इससे ये भी ध्यान रखना, 23 दूना 46 यानी 146 को पकड़ के बंद भी किया था। और यही 23 से ध्यान रखना, अगले वर्ष जो है बदला भी लेने के लिए एक युद्ध का जो है कब? तो 23 जून 1757 को जो है पलासी की लड़ाई, जो पलासी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और किस नदी के किनारे पड़ता है? भागीरथी नदी के किनारे पलासी जगह पड़ता है। जो कि लड़ाई कौन सा? पलासी की लड़ाई किसके किसके मध्य होती है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य होती है। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा होता है। ठीक है, और क्या रुकिए। ठीक है, और मीर मदान पासियार बोल रहे हैं, मीर जाफर बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचा देते हैं, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, उसके बाद आएगा। पहले आप सोच लीजिए ना, पहले सिराजुद्दौला हटेगा। ठीक है, तो बंगाल का नवाब खत्म हो गया। इसके बाद तब जाके मीर जाफर आते हैं। मीर जाफर के बाद मीर कासिम आते हैं। मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है इसको खत्म करके रॉबर्ट क्लाइव खुद से संभाल लेता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अभी कहाँ थे? 1756-57 की बात कर रहे हैं। 1757 में क्या होता है? पलासी की लड़ाई होती है। और पलासी की लड़ाई क्या होता है? एक षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र यही होता है कि जानता है कि सिराजुद्दौला बहुत अपने आप में एक जो है मतलब बंगाल का जो है स्वयं नवाब था। ठीक है, और अच्छा से शासन कर रहा होता है। इसको हराने के लिए क्या करता है? उसके सेनापति होता है मीर जाफर।
यानी सिराजुद्दौला के सेनापति कौन हो जाएंगे? मीर जाफर। और मीर जाफर को पहले ही मना लेता है, यानी खुश कर लेता है कि इसको मार देंगे, मारने के बाद तुमको हम नवाब बना देंगे। और इस लोभ में जो है मीर जाफर जो है इसके साथ विश्वासघात करने का काम करता है, और जो है इस बाद में ही इसे जो रास्ते से ही रिटर्न कर देता है कि साहब आप जाइए, हम देख लेंगे, और रास्ते में भी इसकी हत्या भी करवा देती है। ठीक है, यानी इसकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद क्या करता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और मीर जाफर भी थोड़ा सा मनमानी करने लग जाता है, और मीर जाफर की मनमानी के बाद क्या करता है, देखता है कि ये सही से नहीं करता है, तो इसी का दामाद होता है मीर कासिम। कौन होता है? मीर कासिम। 1757 से लेकर 1760 तक जो है मीर जाफर रहा गद्दी पे। और मीर जाफर के बाद 1760 में जो क्या करता है, मीर कासिम को फिर बंगाल का नवाब बनाया। और बंगाल के नवाब जब मीर कासिम बना, और मीर कासिम इससे भी थोड़ा होशियार निकल जाता है, क्या करता है कि बंगाल की राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर कर लेता है। क्या कर लेता है? मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर। अब जब मुर्शिदाबाद मुंगेर की बात कर ही लिए तो बंगाल की राजधानी का क्रम भी जान लेते हैं। तो बंगाल का सबसे पहला राजधानी कहाँ था? ढाका। और ढाका से फिर कहाँ स्थापित हुआ? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मुर्शिद कुली खां के द्वारा। किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थापित किया। और इसके बाद मुर्शिदाबाद से भी फिर कौन स्थापित कर दिया? मुंगेर। कौन किया? मीर कासिम। अब इसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव को लगा नहीं कि मेरे साथ ये धोखा हो रहा है, इससे बढ़िया इसका ससुरे था। मेरी बात को समझ रहे होंगे? ठीक है, इससे बढ़िया इसका ससुर है। फिर से क्या करता है, इसको हटा देता है, फिर से ला देता है मीर जाफर को। इसलिए इतिहास में मीर जाफर को क्लाइव का कुत्ता का भी संज्ञा दिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव का कुत्ता का संज्ञा भी किसे दिया गया है? मीर जाफर को दिया गया। इसलिए दिया गया है क्योंकि क्लाइव जैसा जैसा कहता था वैसा वैसा करता था। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होता है कि मीर जाफर की जगह पे जो है, यानी मीर कासिम की जगह मीर जाफर आ जाते हैं। अब मीर कासिम को गुस्सा है, सोचा कि अब तो इसका बदला हमें गद्दी से उतार दिया, किसी को भी आप ही को राजा बना दिया जाए, तुरंत उठा के हटा फेंक दिया जाए, तो गुस्सा तो आएगा ना। आप सोचेंगे कि हम कैसे बदला ले, अकेला तो जीत नहीं पाएंगे। नहीं जीत पाने का कारण क्या हुआ? वो सोचा कि हम ऐसा करते, त्रिगुट सेना का गठन करने का काम किया। त्रिगुट बोला कि अकेला नहीं जीतेंगे, तो मेरा मदद करने के लिए कौन कौन आते हैं आगे। वो गया मुगल शासक के पास, और मुगल शासक उस समय कौन होता है? शाह आलम द्वितीय। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, प्लासी की लड़ाई के समय पूछा जाता है कि मुगल शासक कौन था, तो आलमगीर द्वितीय। ध्यान रखना है, प्लासी की लड़ाई के समय जो है मुगल शासक कौन होते हैं? आलमगीर द्वितीय होते हैं। और बक्सर की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन होते हैं? शाह आलम द्वितीय। अब आपसे ये जो शाह आलम द्वितीय के पास गया कि महाराज आप जो है मेरा मदद करिए, वो बोला ठीक है, मेरे साथ जो भी सेना है उससे से हम मदद करेंगे। एक तो तैयार हो गया। इसके बाद देखा उधर अवध में नवाब था सुजाउद्दौला। ठीक है, तो ये भी बंगाल का नवाब पहले रह चुका था, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला से हेल्प मांगा, तो वो भी सहमति जाहिर कर दिया। और एक तो यह खुद हो गया, यानी तीनों मिलके कौन कौन? तो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और कौन होता है? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इन तीनों मिलके जो है रॉबर्ट क्लाइव के जो है साथ जो है एक युद्ध का नेतृत्व किया, और उस युद्ध का नाम दिया गया बक्सर की लड़ाई। और बक्सर कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है, बिहार में पड़ता है। और बक्सर की लड़ाई कब होती है? 22 अक्टूबर 1764। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में पता चलता है त्रिगुट सेना जो है बुरी तरह से हार जाता है। यानी त्रिगुट सेना क्या होता है? बुरी तरह से हार जाता है। तो बक्सर की लड़ाई तक यहाँ तक तो समझ गए हैं। अब आगे पूछा जाता है बक्सर की लड़ाई क्या हुआ? हाँ, बक्सर की लड़ाई किस संधि के तहत समाप्त होती है? तो दो संधि होता है बक्सर की लड़ाई के समय। एक तो इलाहाबाद की प्रथम संधि, और दूसरी इलाहाबाद की दूसरी संधि। और प्रथम संधि कब होता है? तो 12 अगस्त 1765 को। कब होता है? 12 अगस्त 1765 के तहत इलाहाबाद की संधि के तहत जो है बक्सर की लड़ाई समाप्त होती है। और दूसरी संधि होती है 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765। ध्यान रहेगा, 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि, और दूसरी संधि कब होता है? 16 अगस्त 1765 को होता है। आगे बताना है अब आपको, बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो हो जाएगा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का सेनापति कौन हो जाएंगे? हेक्टर मुनरो हो जाएंगे। सही है। और आगे बताना, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में, ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। किसके किसके मध्य हुआ था? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसी के तहत जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो है दीवानी प्रदान कर दी गई थी अंग्रेजों को। कब किया गया था? इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई थी अंग्रेज को। ठीक है, दीवानी प्रदान करने का मतलब समझते हैं ना? ठीक है, यानी व्यापार करने का जो है यानी स्वतंत्रता मिल गया उसको कि आप यहाँ जो है दीवानी प्रदान, मतलब आप वहाँ के दीवाना है, जहां मन हो अपने इच्छा अनुसार आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर कहा जाता है बंगाल में आता है रॉबर्ट क्लाइव, यानी कहने का मतलब जो है फिर जो है
भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव। अब खुद समझ सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी राज का संस्थापक क्यों कहेंगे। सो अभी तक नहीं पता चला होगा। आप खुद देखिए ना, खुद देखिए 1757 से लेके कौन खेल कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव है ना खेल कर रहा है। 1757 से लेके आप 1765 तक देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव खेल कर रहा है। और 1765 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है पहली बार। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम बंगाल के गवर्नर कौन थे, यानी तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव। और 1765 में आता है भाई साहब, और ये क्या करता है? बंगाल में द्वैध शासन को लागू करने का काम करता है। बंगाल में द्वैध शासन को लागू करने का काम किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव। और इसके साथ साथ आप लोग को बताया भी थी कि जो है द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जानते हैं? लियोनस कार्टियस को जानते हैं। किसको जानते हैं? लियोनस कार्टियस को जो है द्वैध शासन के जनक के रूप में जानते हैं। अब आगे जो है अंग्रेजी राज का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जब है ये हटता है तो आता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स भाई साहब आते हैं, ये क्या करते हैं? इस बीच में इससे पहले जो है कुछ थोड़े समय के लिए आते हैं, दो आते हैं। एक आते हैं, कौन आते हैं? थोड़ा दिन पहले कार्टियर आते हैं, इसके बाद वेरेलस्ट आते हैं। वेरेलस्ट 67 से 69 में वेरेलस्ट आते हैं, लॉर्ड वेरेलस्ट। और लॉर्ड वेरेलस्ट किस युद्ध के समय रहते हैं? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन होते हैं? गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आगे चर्चा करेंगे जब आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे तब। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स आते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन को जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, इसको समाप्त कर देते हैं। कब समाप्त करते हैं? 1772 में समाप्त कर देते हैं। यानी ध्यान कैसे रखना है? 1272 से वारेन हेस्टिंग्स, ये तो ध्यान रहेगा। और इसके साथ साथ द्वैध शासन की बात यदि हम करते हैं तो द्वैध शासन मात्र 7 साल, कहने का मतलब 65 से 72, यानी 72 में समाप्त हो गया। ध्यान रखना कितना साल चला था? 7 साल चला था। और 72 में समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स जो होते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति। ये सब हम करवा चुके हैं, आप लोग गवर्नर जनरल बढ़िया से करवाए थे स्टार्टिंग दौर में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेंगे तो कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है। प्रथम ये जो है कलकत्ता, ये पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। देखिए वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स का अंतर है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 तक रहते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं 1813 से लेकर 1823 तक रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं? 1813 से लेकर 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक हो जाएंगे? 72 से लेकर 85 तक हो जाएंगे। यानी कब जो हो जाएगा? 1772 से लेकर 1785 तक। ठीक है, और जो है इसमें आपको हम बताएं बंगाल ये पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। प्रथम मदरसा की स्थापना जो है कलकत्ता में किया गया था, जो कि 1781 में किया गया था। कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना कब? 1781 में। किनके द्वारा की गई थी? तो थोड़ा सा सोचिएगा। देखिए हम इसलिए याद करवाते हैं ताकि आपको उसमें इसकी भी बता दे तो आप पकड़ सकते हैं कि उस समय कौन हो सकता है। अभी आपको हम क्या बताए? 1772 से लेकर 85 तक बताए हैं। कौन बताए हैं? वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताए हैं। जब 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुआ था, किसके द्वारा किया जाएगा? वारेन। समझे, इस टोन को पकड़ के काम करिएगा, कभी गवर्नर जनरल वायसराय गलती नहीं होगा। ठीक है, आप ईस्वी 72 से 85 81 में कुछ हुआ है तो कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स होगा। ठीक है, आगे आपको बताना है भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय सिविल सेवा की जनक की यदि हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और भारत में सिविल सेवा की जनक की यदि हम बात करते हैं तो आपको रॉबर्ट कर्नवालिस हो जाएंगे। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन हो जाएंगे? कर्नवालिस हो जाएंगे। और भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है। छोड़ दे क्या? ये क्वेश्चन भारत हम बताए भारतीय सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत में सिविल सेवा का जनक भारत में बोल रहे हैं तो कौन हो जाएंगे? कर्नवालिस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और चलते हैं। आगे आपको बताना है लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र जो है कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और ठीक है, कहाँ है? गाजीपुर। ऐसे इससे पहले जो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करें
तो प्रथम ऐसा गवर्नर था जिसके ऊपर जो महाभियोग भी लागू हुआ था। किसके ऊपर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर ना, बर्क के द्वारा जो है इस पे महाभियोग लगाया गया था। और महाभियोग किस लिए लगाया गया था? क्योंकि एक जो है मतलब निर्दोष व्यक्ति को जो है फांसी दे दिया था, जो कि ब्राह्मण नंद कुमार था। ठीक है, ब्राह्मण नंद कुमार था जिसको फांसी दे दिया था, जिसके कारण जो है बर्क द्वारा इस पे जो है महाभियोग जो है लंदन में लगाया गया था। और महाभियोग से यह मुक्ति इसको कब मिलता है? 95 में इसको मुक्ति मिलता है। ठीक है, महाभियोग से। चलिए आगे बताइएगा। फूट डालो और राज करो का नीति जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? अब सोच लीजिए ना, थोड़ा सोच के सिर्फ करिएगा तो आंसर आप बता सकते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन क्यों होंगे? तो आप देखिए ना, फूट डालो यानी कि बंगाल को विभाजन किस लिए किया था? क्योंकि जो है मतलब राष्ट्रीय एकता को जो है यानी ताकि अलग अलग हो जाए, यानी लोगों में जो है एकजुटता न रहे, इस कारण से बंगाल विभाजन किया था। फूट डालो राज करो की नीति किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था? 1899 से लेकर 1905 तक था। कब से कब तक था? 1899 से लेकर 1905 तक था। ठीक है, आगे बताना है आपको। बंगाल में जो है भयंकर अकाल कब आया था? 1770 बंगाल में पूछ रहे हैं। बंगाल में 1770 में। और बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। ठीक है, 1934 में। बंगाल में 43, हम बिहार में बोले, बिहार में भूकंप बोल रहे हैं, उसमें भूकंप बोल रहे हैं। बिहार में जो 1934 में भूकंप आया था, जिसके कारण जो पूसा यूनिवर्सिटी जो यहाँ था, इसका एक मुख्यालय जो है दिल्ली चला गया था। यानी सब इसका हेड ऑफिस कहाँ है? पूसा यूनिवर्सिटी का दिल्ली है, नई दिल्ली है। ठीक है, तो उसी भूकंप के कारण चला गया था वहां। आगे आपको बताना है। इसके बाद हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बनता है? 1761 में। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु पूछ रहे हैं भाई, टीपू सुल्तान का नहीं पूछ रहे हैं। 1782 बिल्कुल सही है। हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 में हो जाती है। यानी 1761 में यह मैसूर का शासक बनता है और मृत्यु कब होती है? 1782 में होती है। अब आगे आपको ध्यान दे देना, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान होती है? पोर्टा नोवा की लड़ाई, जो कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है 1781 में पोर्टा नोवा की लड़ाई स्टार्ट होती है, यानी और 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इस युद्ध को कौन संभाले काम करता है? टीपू सुल्तान संभाले का काम करता है। आगे बताना है। और टीपू सुल्तान की जो है राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम था, श्रीरंगपट्टनम। और आगे बताना टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो जाती है? 1799 में, जो कि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध के दौरान? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है इसकी मृत्यु होती है। आगे आपको बताना है, तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान ही हो जाएंगे। अब जब मैसूर युद्ध आ ही गया, इसके बारे में देख ही लेते हैं एक नजर। तो आप बताना है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 67 से 69 हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 1769 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तब 80 से 84, यानी 1780 से 1784। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 में। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में, जिसमें टीपू मारा जाता है। अब आप जब टीपू मारा गया तो कोई संधि तो होगा नहीं, इससे पहले तीनों ही था, उसमें कुछ ना कुछ संधि हुआ होगा। अब बात करते हैं वो संधि जो है कहाँ कहाँ पे हुआ था, कौन किस किस नाम से जाना जाता है। तब बताना है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके लिए भी सभी लोग को याद नहीं है, ध्यान रखिएगा वर्ड MMS। ठीक है, MMS, इसे पहला M से हो जाएगा मद्रास, दूसरा M से मंगलौर, और S से क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। नहीं ध्यान रहेगा, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। अब मन में यह भी आ सकता है कि दोनों तो मौ ही है, यानी पहला M और दूसरा M। तो ध्यान रखना, पहले जो हुआ छोटा वर्ड वाला, बाद में जो हुआ है वो दूसरा जो होगा वो बड़ा वर्ड वाला। तो मद्रास छोटा या मंगलौर छोटा? मद्रास। तो मद्रास पहले हो जाएगा, मंगलौर दूसरा हो जाएगा, और आगे फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब इसमें पूछा जाता है कि चारों युद्ध के समय जो है गवर्नर या फिर वायसराय के पद पर कौन काम कर रहे थे? यानी उस समय बंगाल के गवर्नर के रूप में कौन काम कर रहे थे? तो पहला युद्ध अभी जस्ट बता के आज निकले हैं। आगे लॉर्ड वेरेलस्ट के बारे में बताए थे ना, 1767 से 1769 तक लॉर्ड वेरेलस्ट रहते हैं, और इसी बीच में युद्ध भी होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में?
लॉर्ड वेरेलास्ट के समय में। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय में, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथा युद्ध की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे। यहाँ तक में तो किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब याद तो सभी लोग को हुआ नहीं होगा, इसके लिए भी वर्ड याद रखिए, वेबा काबे। वेबा काबे यानी वेबा काबे, बे से वेले कौन सा हो जाएगा, वेरेलास्ट, बा से वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। पहला बे से वेरेलास्ट, अगला बा से वारेन हेस्टिंग्स, का से कॉर्नवालिस और फिर बे से वेलेस्ली। ये चारों युद्ध के समय जो है कौन कौन वाइसराय या गवर्नर के रूप में कौन कौन रहे थे, ये जो है ध्यान रखना है। पहला कौन हो जाएंगे, वेरेलास्ट। दूसरा कौन हो जाएंगे, बोलिए, वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा कॉर्नवालिस और चौथा लॉर्ड वेलेस्ली। चारों आपको ईस्वी तो पहले ही बता चुके थे, 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99। एकदम एक क्रम में एक लय में बोलना है। कभी भी देखिए ये सब तभी आपको याद होगा, मैं बता दे रहा हूं आप सभी को, जब आप एक बार में आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बोले, आप सीधा सीधा दिमाग में आंग्ल मैसूर युद्ध आए, दिमाग में आना चाहिए हैदर अली। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना, 1761 में। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बना, ठीक है। इसके साथ साथ जो पहला युद्ध जो है इसके नेतृत्व में कब हुआ, 1767 में, यानी 6 साल बाद 1767 69 पहला युद्ध। दूसरा युद्ध कब हुआ, 80-84। इस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है, 1782। किस युद्ध के दौरान होता है, पोर्टा नोवा की लड़ाई, जो कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान होती है। अब जब ये हमारा अगला इसका कौन आएगा, बेटा, जो कि कौन हुआ इसका बेटा, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान उस समय से संभाला कब से कब तक, तो तीसरा और चौथा युद्ध। तीसरा युद्ध कब हुआ, 80-84। और चौथा युद्ध कब हुआ, 1799 में। चारों के संधि की बात करते हैं, चौथा में मर गया तो कोई संधि नहीं, बाकी 3 संधि, पहला मद्रास, दूसरा मंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम, चौथा में तो मर ही गया था। अब चारों में कौन कौन गवर्नर रहा था उसकी बात करते हैं। पहला वेरेलास्ट, दूसरा वारेन, तीसरा कॉर्नवालिस, चौथा वेलेस्ली। आप समझ सकते हैं 5 मिनट के अंदर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार यदि कर लीजिए, कभी भी रिवीजन करना हो तो एक बार सभी को माइंड में घुमा दीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। नहीं सोचिएगा अभी याद कर लेते, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 69। अब इसको रटते रह गए, दूसरा याद किए तब तीसरा किए, चौथा किए, पहला गायब हो गया। ऐसा ही होता है ना, हम ऐसा काम क्यों करेंगे, हम एक ही बार क्यों ना कर ले कि चारों रहेगा ना एक साथ। यही होता है, रिलेट करके पढ़ने से फायदा होता है, कोई भी याद करना। आप हम जानते हैं आप सभी के पास समय कम है, लेकिन कम समय में भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक पकड़िए कोशिश करिए उसको फिनिश कर दे उसी समय, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में बात करें।